जी सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलिए जी, आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर हम कह सकते हैं सीएसआर की क्लास नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक टेलीग्राम आईडी दे रहा हूं। पहले तो आप टेलीग्राम से मेरे साथ आज जुड़ जाना, ताकि अब एग्जाम से पहले मैं आपके जितने भी जो भी इस क्लास को सुन रहे हैं, आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो वो मैं ले सकूं। और मैं एक टेस्ट भी अनाउंस करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस टेस्ट की डिस्कशन को भी देखें। मतलब चेकिंग तो उन बच्चों की मैं करूंगा, सबकी शायद चेकिंग ना कर पाऊं, तो जिन जिन ने भी क्लासेस ली हैं तो उन सबके टेस्ट में इंडिविजुअली चेक करूंगा। बट आई वॉन्ट यू टू ऑल पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट चेकिंग सो डेट यू कैन कम टू नो कि हाँ जी किन किन चीजों को देखा जाता है। क्लास नंबर 1 करण सीओसी के ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। कल ही हुई थी ये क्लास, कल ही कंडक्ट हुई थी, आपको मिल जाएगी सीओसी के चैनल पर। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो होगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इससे पहले कि कुछ भी कहूं, सबसे पहला सीएसआर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सीएसआर का मतलब समझिएगा। हाँ जी, सीएसआर का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं धीरे धीरे पुकारूं, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? एक जमाना था जब भारत की कंपनियां केवल प्रॉफिट कमाती थी और टैक्स में से मतलब प्रॉफिट में से टैक्स दिया और बोलो हर हर गंगे, बस इतनी सी बात होती थी, बस इतनी सी दुनिया थी हमारी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम स्टेक होल्डर की तरफ बढ़े, वैसे वैसे कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने लगी। मैं एग्जांपल दूंगा कोका कोला का। 1955 के अंदर जब कोका कोला भारत देश में आया था, तो ये टोटल कैपिटल लाया था 6 लाख रुपए की। इस 6 लाख रुपए की कैपिटल से जानते हैं इसने भारत में 70 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था और ले जाके अपनी कंट्री यूएसए में दे दिया था। जब उस टाइम 1970s में इंदिरा गांधी सत्ता में आई, तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको हमारे देश में भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रॉफिट कमाने के बाद भी आपको हमारे समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। अस्पताल खोलो, कॉलेजेस खोलो, स्कूल्स खोलो, कुछ करो। इन्होंने कहा नहीं जी, हम आपको टैक्स दे रहे हैं, बस इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट वो भूल गया कोका कोला, वो भी इंदिरा गांधी थी। एंड सो द कोका कोला वॉज आस्क्ड टू लीव इंडिया। कोका कोला को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अब कोका कोला जब भारत छोड़ के चली गई, उसके बाद 1991-92 में लिबरलाइजेशन का दौर आया। जिस लिबरलाइजेशन के दौर में, 1 मिनट देना, जब लिबरलाइजेशन का दौर आया तो उस टाइम कोका कोला ने दोबारा इंडिया में एंट्री करने की चाहत प्रस्तुत की। तो हम लोगों ने कोका कोला के सामने केवल एक शर्त रखी कि इस बार ध्यान रखना, आपको हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें स्वीकार है। तो आज की डेट में कोका कोला बहुत चीजें करता है सोसाइटी के लिए। एंड साउदर्न इंडिया स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर कई इनके स्कूल्स चल रहे हैं, कई गांवों को इन्होंने गोद में लिया हुआ है। तो एक तरीके के ये न केवल कोका कोला बल्कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां आज की डेट में ऐसा कर रही हैं। अब हमारा देश, हालांकि अब आप फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली, दोनों एंगल हैं। फॉर्चुनेटली इसलिए कि अच्छा काम किया कि हमारे देश ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक कानून बना दिया और कहा कि आज के बाद हमारे देश की हर कंपनी को जो भी एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी, उसको 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब ये फॉर्चुनेटली मैंने इसे कहा कि अच्छी बात है, मगर अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्यों? क्योंकि भाई ऐसी चीजें करवाने के लिए भी क्या हमें कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी? ये तो कुछ ऐसे ही हो गया कि जैसे महाराष्ट्र में एक बार ना एक कानून आ रहा था कि बच्चों को अपने माँ बाप को अपने पास ही रखना पड़ेगा। मतलब अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में जमा नहीं करा सकते, अपने साथ ही रखना पड़ेगा। अब ये चीज भी बताने के लिए क्या कानून बनाने पड़ेंगे क्या? तो इसलिए तो मैंने अनफॉर्चुनेटली कहा। चले फिलहाल सीएसआर इन इंडिया, सीएसआर इन इंडिया पर आते हैं। हाँ जी, ये आपके स्टडी मटेरियल की ही लैंग्वेज होगी। स्टडी मटेरियल जिनके पास है वही ओपन कर लीजिएगा, प्लीज स्टडी मटेरियल को ही ओपन कर लीजिएगा। चले
क्या कहता है? कहता है कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए कुछ करें, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ जी, कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए करें कुछ, ये कोई नई बात नहीं है। कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्कूल्स रन्स वगैरह रन करती हैं। ये सीएसआर का बैकग्राउंड है, इसमें से आने की संभावना तो नहीं है। जितना मैंने आपको बताना है सारा का सारा यही है, सारी की सारी बस यही है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी कुछ गाइडलाइंस एस्टेब्लिश की हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। दीज आर कॉल्ड एनवीजी, मतलब नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन द सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी। फिर इन गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया। आज के डेट में जो नई गाइडलाइंस भारत में चल रही हैं, दे आर कॉल्ड नेशनल गाइडलाइंस ऑन द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। ये आजकल गाइडलाइंस चल रही हैं, बट इसमें से कुछ भी आने की संभावना नहीं है। ये थोड़ा सीएसआर का इतिहास है जो मैंने बता दिया बस, और उससे ऊपर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम अपने सिलेबस पे। की ड्राइवर्स ऑफ द एनजीआरबीसी आर गिवन बिलो। हाँ जी, कौन से ऐसे फैक्टर थे जो कि एनजीबीआरसी, ये जो गाइडलाइंस थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की रिवाइज गाइडलाइंस थे, इनको लेके आए। अब एक काम करना, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ इन चीजों को समझने का। सबसे सिंपल तरीका क्या है, किसी भी बड़ी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकाल लो, लाइक रिलायंस की निकाल लो, और उस रिलायंस के रिपोर्ट में एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग जाके देखो, तो आपको ये सारे फैक्टर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। ए टू जेड सभी फैक्टर वहां पर मौजूद मिलेंगे, ताकि आपको पता लगेगा कि सही में जो आप गाइडलाइंस पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होती हैं। यही मैंने भी मेन क्लास के अंदर ऐसा कराया है कि मेन क्लास के अंदर मैंने एनुअल रिपोर्ट से ही सारा चैप्टर कराया है ये। तो फिलहाल मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जिन्होंने मेन क्लास नहीं की है, जिन्होंने जो कि अभी रिवीजन में ही बैठे हैं, तो प्लीज रट्टा लगाने से बजाय सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हम रियल लाइफ में देखें कि कंपनियां क्या करती हैं, तो उनके एनुअल रिपोर्ट देखिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक है जी, चले। तो कहता है यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स। हाँ जी, ये की ड्राइवर किस लिए है? हमारे एनजीआरबीसी के लिए। एनजीआरबीसी क्या है? ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नई गाइडलाइंस है ना, ये बिजनेस कंडक्ट के लिए, मतलब इसमें क्या होता है, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, आप एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, ये वो गाइडलाइंस हैं। तो इन्हें कहते हैं एनजीआरबीसी गाइडलाइंस। तो एनजीआरबीसी गाइडलाइंस का जन्म कैसे हुआ? तो वही बता रहा है कि सबसे पहले यूएन की गाइडलाइंस आई। यूएन की गाइडलाइंस क्या कहती थी? द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इंडोर्स द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन द बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, इंप्लीमेंटिंग द यूनाइटेड नेशन प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट एंड रेमेडी फ्रेमवर्क। क्या था फ्रेमवर्क? प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट एंड रेमेडी फ्रेमवर्क। अब ये पेपर में आ सकता है, इलेबोरेट ऑन द प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट एंड रेमेडी फ्रेमवर्क। जिस तरीके से तुम्हारा पेपर बना रहा है सीएमए फाइनल इंस्टीट्यूट, उस तरीके से ऐसे जो शब्द है ना, ऐसे शब्दों पे क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट एंड रेमेडी फ्रेमवर्क के ऊपर कमेंट कीजिए। तो इसका मतलब वो आपसे यहां पर एनजीआरबीसी का इवॉल्वमेंट पूछ रहा है। फिर कहता है यूएनजीपीज आर ग्राउंडेड इन द रिकॉग्निशन ऑफ, हाँ जी, पहला, स्टेट्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल द ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल। मतलब सारा समाज, सारे सरकारें इस तरीके के कानून को इंश्योर करेंगे जो कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करे। से फॉर एग्जांपल आजकल आप देखते होंगे 2 दिन की लीव तो नॉर्मल हो गई है। इवन दुबई या सऊदी पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिन्होंने 4 दिन हफ्ते में काम कर दिया, 3 दिन की छुट्टी कर दी पूरी की पूरी। अब ये क्या है? ये ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है। वरना एक जमाना था, हमारे जमाने में 6 दिन काम होता था, सैटरडे तक काम होता था, फिर अब 5 दिन होना शुरू, अब 4 दिन पे आ रही है दुनिया, कमाल हो गई। तो ये क्या है? ये सब स्टेट की रिस्पेक्ट टुवर्ड द ह्यूमन लाइफ, ताकि लोग अपने फैमिली लाइफ को भी जी सकें और फिर एंजॉय करके फिर काम पे आ सकें। फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स एंड द नीड फॉर एक्सेस टू इफेक्टिव रेमेडी for those who are affected by adverse business relating to the human rights impact or abuse। हाँ जी, कहता है जी ये यूनाइटेड नेशन की जो गाइडलाइंस हैं, ये किसको रिकॉग्नाइज करती हैं? सबसे पहली बात, किसको रिकॉग्नाइज किया जाता है? ह्यूमन की जो वर्किंग आवर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है, और दूसरी बात, जहां पर उत्पीड़न हो रहा है वर्कर्स का, जहां पर उत्पीड़न हो रहा है वर्कर्स का, एडवर्सली अफेक्ट किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स को, उन जगहों पर रिपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे आजकल की जो कंपनीज की रिपोर्टिंग है, वहां पर यह लिखा जाता है
क्या हमारे यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन का एक भी, क्या हमारे यहाँ लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन पेंडिंग है? ओपनिंग में कितनी थी, ड्यूरिंग द ईयर कितनी आई, क्लोजिंग कितनी आई? ये हर कंपनी की आज की डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस गाइडलाइंस के कारण होता है। क्या कोई लेबर की डेथ हुई, क्या कोई लेबर का एक्सीडेंट हुआ, ये सारा का सारा आज के डेट में रिपोर्टिंग गाइडलाइंस का पार्ट है। तो ये तो यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइंस थी। भारत में कैसे आया? कहता है जी भारत में सेबी लेके आया। सेबी ने लिस्टिंग एग्रीमेंट को अमेंड किया फॉर कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, और साथ में कहा गया कि आज के बाद भारत के सबसे टॉप मोस्ट 100 लिस्टेड कंपनीज को, जो आज की डेट में अब कितना हो चुका है, 500 कंपनीज पे जा चुका है, उन्हें अपने साथ एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। इसे क्या कहते हैं? BR रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। सर्च कीजिएगा किसी भी कंपनी की, बड़ी कंपनी की, चाहे इन्फोसिस हो चाहे रिलायंस हो, आपको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट मिल जाएगी। वहां पे पता लग जाएगा कि कंपनी क्या क्या कर रही है। वहां कंपनी ह्यूमन कंडीशंस के बारे में बताएगी, लेबर कंडीशंस के बारे में बताएगी, एनवायरमेंट के बारे में हमने क्या क्या किया, सोसाइटी के लिए हमने क्या क्या किया, ये सब कुछ इस रिपोर्ट का पार्ट होता है। ठीक है जी, चले फिर कहता है रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज टू इनिशिएट टू अंडरटेक CSR इनिशिएटिव इन कम्युनिटीज। फिलहाल ये जो इवॉल्वमेंट है ना, यहां पर सेबी तक लिख के आना, यूनाइटेड नेशन से शुरू करना और सेबी तक लिख के आना। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या कहता है? कहता है जी NGRBC आर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय ऑल द बिजनेसेस। हालांकि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ सारे के सारे बिजनेस पर, और टॉप मोस्ट 100-500 कंपनीज पे ही लगता है, बट फिलहाल दे आर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय ऑल द बिजनेसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, सेक्टर एक्सेट्रा। It is expected that all the business investing or operating in India, including the foreign multinational MNCs, will follow these guidelines. ये और बात है कि अभी हमने बड़ी बड़ी कंपनियों पे ही अप्लाई है, अभी सब जगह अप्लाई करना शुरू नहीं किया है। उसके बाद आता है हमारा सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या कहता है? देखिएगा, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, पहली बात तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है पढ़िएगा। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्टिंग कंपलसरी कर दी गई है टॉप मोस्ट 500 कंपनीज के लिए। तो वही कह रहा है एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट कंपलसरी कर दी गई है सेबी के द्वारा। ठीक है जी। इट कंटेन अ यूजफुल रेफरेंस एंड रिसोर्स विच बिजनेस में कंसल्ट एज अ पार्ट ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन एफर्ट्स। इसमें होता क्या है? set of useful references and resource which the business may consult as a part of their implementation effort। मतलब businesses ये बताते हैं कि during the last 1 year उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया है। नेशनल गाइडलाइंस ऑन द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, हाँ जी, ये कहता है जी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के लिए 9 पिलर्स हैं, 9 पॉइंट हैं जिस पर बिजनेस को ध्यान देना पड़ेगा। वो कौन कौन से पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1 या प्रिंसिपल नंबर 1, business should conduct and govern themselves with the integrity and in the manner that is ethical, transparent and accountable। ये प्रिंसिपल नंबर 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। नेशनल गाइडलाइंस ऑन द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, 9 पिलर्स हैं। वो ऐसे भी पूछ सकता है डिफरेंट 9 डिस्क्राइब द 9 पिलर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, या फिर वैसे ही पूछ सकता है नेशनल गाइडलाइंस ऑन द बिजनेस रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। तो 9 पिलर्स में से पहला पिलर क्या कहता है कि बिजनेस कहेगा, अपनी रिपोर्टिंग के अंदर कहेगा कि हम ईमानदारी से हमने काम किया है पूरे साल में। बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्फ, ईमानदारी के साथ और इस तरीके से कि एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल रहें सभी के सभी फंक्शंस में। अब ये कैसे किया जाता है, ये किस तरीके से इंश्योर किया जाता है? ये हर कंपनी अपनी कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट के अंदर इस पे कमेंट करती है कि उन्होंने ये चीज इंश्योर करने के लिए क्या किया है। फॉर एग्जांपल बताएगी कंपनी, क्या हमारे पास इन्वेस्टर्स की कोई कंप्लेन आई, क्या हमारे पास स्टेक होल्डर की कोई कंप्लेन आई,
कंप्लेन आई तो हमने क्या किया और आज की डेट में कितनी पेंडिंग है। ये अपनी ईमानदारी को झलकाने का एक तरीका है जो कि हर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में दिया जाता है। फिर बिजनेस शुड प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मैनर दैट इज सस्टेनेबल एंड सेफ। ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो समाज को वो गुड्स या सर्विसेज देगा वो इस लायक देगा कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की कहा जा सके। इसके अंदर भी कंपनियां बताती हैं कि हमने अपने प्रोडक्शन के बनाने में इतने हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को यूज किया है। क्या हमारे पास अपने प्रोडक्ट को लेकर कोई कंज्यूमर कोर्ट में मामला चल रहा है? नहीं चल रहा है। मतलब कोई कंज्यूमर कंप्लेन जो हमारे पास पेंडिंग हो, नहीं है। ये कंपनी सारा कुछ यहां पर बताएगी। ये सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? मैं वही कह रहा हूं कि किसी भी कंपनी का ना उठा के एक बार एनुअल रिपोर्ट देखो। एनुअल रिपोर्ट देख के ये सब कुछ पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा कि वाह, ये तो मतलब ये सब कुछ रियल लाइफ में हो रहा है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल है। फिर कहता है बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए, भले के लिए आपने क्या किया है। फॉर एग्जांपल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या फिर अशोक लेलैंड की एनुअल रिपोर्ट देखो, उनके अंदर लिखा हुआ है उनकी इस रिपोर्टिंग के अंदर कि हमने अपने एम्प्लॉयज के लिए अस्पताल चला रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं। तो वही अपने एम्प्लॉयज के भले के लिए आपने क्या किया। 9 पिलर में से थर्ड पिलर ये है। फिर आता है फोर्थ पिलर। फोर्थ पिलर कहता है बिजनेस शुड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड बी रिस्पॉन्सिव टू ऑल द स्टेक होल्डर। अगेन यहां पे बताया जाता है कि स्टेक होल्डर की क्या कंप्लेन आई। हमने स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाई है। स्टेक होल्डर की ड्यूरिंग द ईयर कितनी कंप्लेन आई, कितनी रिजॉल्व हो गई और ईयर एंड पे कितनी पेंडिंग है, ये सब स्टेक होल्डर के लिए यहां पर बताया जाता है। प्रिंसिपल नंबर 4 इसकी बात करता है। फिर प्रिंसिपल नंबर 5 कहता है बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट्स। हाँ जी, हमारी कंपनी में क्या कोई ह्यूमन राइट वायलेशन का केस हुआ, हमारी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन किस तरीके की है, ये सारा कुछ इन गाइडलाइंस के अंदर बताया जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि अभी आपको एक रिलायंस की शायद रिपोर्ट दिखा सकूं, तो मैं जिसमें आपको ये सारी चीजें पढ़ा के भी दिखा दूं फटाफट कि हाँ जी क्या क्या कर रहे हैं ये, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ सके। हाँ जी, 6th पॉइंट कहता है बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द एनवायरमेंट। अब यहां पर एनवायरमेंट की बात की जा रही है कि हमने एनवायरमेंट के लिए क्या क्या किया है। फिर आपका प्रिंसिपल नंबर 7 कहता है बिजनेस व्हेन एंगेजिंग इन द इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी शुड डू सो इन अ मैनर दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। जब बिजनेस पब्लिक से इंटरेक्ट करता है, इंगेज होता है पब्लिक के साथ या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, तो फिर एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में अपना सब कुछ डिस्क्लोजर करोगे। अगर आप कहते हो कि हमारा ये प्रॉफिट है, अगर आप कहते हो कि हमने ये बोनस दिया है, मतलब कुछ भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो रहा है, वो जो डिस्क्लोजर हो रहा है, वो एकदम ईमानदारी से होना चाहिए। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट कहता है बिजनेस शुड प्रमोट द इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी कि ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर की ग्रोथ के बारे में बात करो आप। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट की, मिडिल मैनेजमेंट की, बॉटम मैनेजमेंट की, सबकी, मतलब जो इंप्लॉइज की, नॉर्मल इंप्लॉइज की, सबकी ग्रोथ को कंसीडर करना चाहिए। और उसके बाद 9th प्रिंसिपल आपका कहता है बिजनेस शुड इंगेज with and provide the value to their consumer in the responsible manner। तो ये 9 प्रिंसिपल थे। आइए एक एक प्रिंसिपल पे दोबारा करते हैं, मगर इस बार अलग तरीके से एक रियल लाइफ की रिपोर्टिंग के साथ करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं रिपोर्ट आपके सामने ला सकूं, ताकि फिर उसको पढ़ के हमें ज्यादा पता लगेगा कि हो क्या रहा है। बस जी 1 मिनट देना। लो जी,
ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है 21-22 की। अब देखिएगा साथ में पढ़ते जाते हैं नो के नो पिलर्स को, ताकि कॉन्फिडेंस हमें मेंटेन रहे कि हाँ जी हो क्या रहा है। ये रिलायंस की रिपोर्ट है, ये देखिएगा एनवीजी प्रिंसिपल्स, टोटल 9 प्रिंसिपल है। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एम्प्लॉइज वेलबींग, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट, कस्टमर वैल्यू, इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉलिसी एडवोकेसी आएगा। अब इन सब पे एक एक करके गौर करना शुरू करते हैं। लो जी, रिलायंस की बिजनेस रिपोर्ट में पहला प्रिंसिपल एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं, इनलार्ज करने की कोशिश करता हूं ताकि आप पढ़ सकें। ये लो जी, ये रिलायंस का पहला प्रिंसिपल है। आइएगा, हमारी बुक में पहला प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है? हमारे पास पहला प्रिंसिपल क्या है? 9 पिलर्स में से पहला पिलर क्या है? द बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्फ विद द इंटीग्रिटी, ईमानदारी से, इन अ मैनर दैट इज एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। रिलायंस क्या कहता है? कहता है बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्फ विद एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन्होंने क्या किया है? हमने ब्राइबरी और करप्शन को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई है। रिलायंस कह रहा है कि हमने ये किया है, ईमानदारी रखने के लिए हमने ब्राइबरी, करप्शन को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई है। ओके, फिर हमने एक एथिक्स एंड कंप्लायंस टास्क फोर्स बनाई है हम लोगों ने। अच्छा, फिर हमने आगे क्या किया है? रिलायंस कहता है हमने एंटी ब्राइबरी एंड एंटी करप्शन पॉलिसी बनाई है। ये देख रहे हो, ईमानदारी को प्रमोट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, जिस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आप किसी भी आउटसाइडर से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे। एज एन एम्प्लॉय आप किसी से भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये पॉलिसी बनाई है। फिर हमने एक विजिल मैकेनिज्म एंड द विसल ब्लोअर पॉलिसी बनाई है कि अगर कंपनी का टॉप मैनेजमेंट जरा से भी गड़बड़ करेगा तो कोई भी सीटी मार के टॉप मैनेजमेंट को बता सकता है कि देखो गलत हो रहा है। बात समझ पा रहे हो कि पहले प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या होता है? तो आइएगा, पहला प्रिंसिपल अब पढ़ के देखिएगा। This principle ensured that ethical behavior in all the operation functions and processes is the basic of the businesses that are guiding their governance of। मैं मानता हूं थोड़ी लैंग्वेज मुश्किल है, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट ध्यान होगा। तो अगर ये लैंग्वेज बिल्कुल याद नहीं हो रही तो प्रिंसिपल की लैंग्वेज को याद करके, ये जो मुंह काला किया हुआ है इस लैंग्वेज को याद करके आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हो, ये रियल लाइफ की रिपोर्ट को देख करके बिजनेस इसके लिए ये कर सकता है, विजिल मैकेनिज्म बना सकता है, एंटी करप्शन ब्यूरो बना सकता है, मतलब ये सब बना सकता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और इनका कोई भी अगर वर्ड यूज कर सकते हो एक्सप्लेनेशन का तो अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल, आप अगर लास्ट लाइन भी यूज करोगे, इट कंसिडर्ड, यानी कि दिस प्रिंसिपल कंसिडर्ड दैट बिजनेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे विल होल्ड देमसेल्फ अकाउंटेबल फॉर डिस्क्लोजर ऑन देयर परफॉर्मेंस। कि उन्होंने ईमानदारी के लिए क्या किया है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्क्लोज ऑल सच थिंग्स। ठीक है जी, और इसमें आप एग्जांपल चाहो तो रियल लाइफ के लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, कंपनीज में ऑप्ट फॉर विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर पॉलिसीज, कंपनी में ड्राफ्ट देयर कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी में ड्राफ्ट में हैव देयर एंटी ब्राइबरी एंड एंटी करप्शन पॉलिसीज। बस ये लिख सकते हो, परफेक्ट आंसर कहा जाएगा। गेटिंग इट? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने सेकेंड प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल नंबर 2। आइएगा, प्रिंसिपल नंबर 2 की तरफ हम बढ़े हैं तो हमारा प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कहता है? ये रहा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सस्टेनेबिलिटी। हाँ जी, पढ़ो जी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सस्टेनेबिलिटी कहता है बिजनेस शुड प्रोवाइड द सेफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबिलिटी थ्रू देयर लाइफ साइकिल। यही था प्रिंसिपल। पढ़िएगा जरा, प्रिंसिपल क्या था? बिजनेस शुड प्रोवाइड, ठीक है जी, यही था प्रिंसिपल। रिलायंस क्या कहता है? इन्होंने क्या किया इसको?
कहता है लिस्ट 3 प्रोडक्ट और सर्विसेज हुज डिजाइन हैज इनकॉर्पोरेटेड सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न एंड रिस्क एंड और अपॉर्चुनिटीज। ओके, फिर कहता है रिलायंस कंटिन्यूअस एंडीवर टू एड्रेस द एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न विच इज रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट सम सच प्रोडक्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं जो कि एनवायरमेंट को भी और जो सोसाइटी के लिए भी मददगार हैं। पीईटी बेस्ड फैब्रिक रिसाइकलिंग की है। पीईटी मतलब प्लास्टिक, जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है ना, वो वेस्ट एनवायरमेंट के लिए बहुत नुकसान देता है। हमने उसी को उठाकर फैब्रिक रिसाइकलिंग करके अपना प्रोडक्ट बनाया है रिलायंस वालों ने। ओके, फिर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। फ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या होती है ये इसके बारे में बता रहे हैं। कहता है रिलायंस हैज लिवरेज इट्स टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू डेवलप द फ्यूजन टेक्नोलॉजी अंडर द आरई प्लान दैट प्रोवाइड फंक्शनल बेनिफिट आर मेड थ्रू द इको फ्रेंडली रूट। ये बता रहे हैं कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट लेकर आए हैं। रिलायंस वुड इज वन मटेरियल विद एंडलेस पॉसिबिलिटी। लो जी, ये एक और प्रोडक्ट अपना बता रहे हैं कि हमने इस प्रोडक्ट के थ्रू सोसाइटी की कैसे मदद करने की कोशिश की है। फिर कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ द हजार्डियस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बाय ग्रीन आइकॉनिक लिक्विड कैटलिस्ट। मतलब जो हार्मफुल केमिकल यूज हो रहे थे प्रोडक्ट बनाने में, उसकी जगह पर हम ग्रीन आइकॉनिक लिक्विड लेकर आए हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। गेटिंग इट? समझ आया कि नहीं कि क्या पर्पस है इसका? आएगा थर्ड पर, द बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट द वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। तो रिलायंस ने क्या किया अपने एम्प्लॉइज के लिए, आइएगा देखते हैं रिलायंस अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या करता है देखते हैं रिलायंस के बारे में। लो जी, एम्प्लॉय वेलबींग के लिए क्या कह रहा है ये? एम्प्लॉय वेलबींग, ये रहा जी एम्प्लॉय वेलबींग। लो जी, कहता है प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस शुड प्रमोट द वेलबींग ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। ओके, अब रिलायंस कहता है मेरे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इतने हैं, कितने? 22,000, 22,000। परमानेंट फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं? एम्प्लॉय विद डिसेबिलिटी कितने हैं? और एम्प्लॉइज एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैनेजमेंट, मतलब कितने एम्प्लॉइज को हमने ड्यूरिंग द ईयर रिकॉग्नाइज किया, इनाम वगैरह दिए हैं। परसेंटेज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय डेट आर मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय एसोसिएशन, कई हमने यूनियन बनवाई है एम्प्लॉइज की। नंबर ऑफ द कंप्लेंट रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, इनवॉलेंटरी लेबर, सेक्सुअल हैरेसमेंट, हमारा कोई भी ऐसा केस नहीं है। बात समझ पा रहे हो कि एम्प्लॉइज को जीवन को आपने किस तरीके से अच्छा बनाया है, ये बताता है, ये पॉइंट ये बता रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल नंबर थर्ड। प्रिंसिपल नंबर फोर्थ, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, कि आप स्टेक होल्डर के साथ कितना एंगेज हुए हो। लो जी, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस शुड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड बी रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द ऑल द स्टेक होल्डर, स्पेशली दोज हु आर डिसएडवांटेजियस, वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड। सभी के सभी स्टेक होल्डर के लिए, खासकर वो जो समाज के एकदम मतलब दबे हुए तबके से हैं, उनका ध्यान रखेगा बिजनेस। ओके, पढ़िएगा क्या किया है रिलायंस ने, क्या किया है। देखो, स्टेक होल्डर की कैटेगरी बताई, कस्टमर, लोकल कम्युनिटीज, एम्प्लॉइज, सप्लायर, ट्रेड यूनियन, एनजीओस, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट। अच्छा, हमने इनके साथ कैसे एंगेजमेंट रखा है? कस्टमर्स के साथ हमने मीटिंग की है, सर्वे की है, वेब पोर्टल्स बनाए हैं। लोकल कम्युनिटी के साथ हमने मीटिंग की है, न्यूज़लेटर, सर्वे वगैरह किए हैं। एम्प्लॉइज के साथ हमने ग्रुप इंटरेक्शन किए हैं। सप्लायर के साथ मीटिंग की है। ट्रेड यूनियन के साथ विजिट एंड कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। एनजीओ के साथ हमने मीटिंग की है। इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर के साथ भी हमने मीटिंग वगैरह की है। गवर्नमेंट के साथ हमने इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन किए हैं। फिर मैपिंग ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, तो कंपनी, अब ये ग्लोबल बातें बता रखी है, कंपनी कहती है स्टेक होल्डर हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए स्टेक होल्डर का ध्यान रखना जरूरी है, स्टेक होल्डर का हमने बहुत ध्यान रखा है, तो ये फलाना तो डिप का मतलब स्टेक होल्डर के लिए क्या क्या किया है, सब कुछ देखिएगा। अब ये जो लिखा था ना, वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड स्टेक होल्डर, रिस्पॉन्स टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर, हर तरीके के स्टेक होल्डर का आप ध्यान रखोगे, खासकर जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनका भी खासकर ध्यान रखोगे। तो ये रिलायंस ये बता रहा है कि हमने क्या किया है,
कहता है रिलायंस इज कमिटेड टुवर्ड इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ इंडियाज मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, यानी कि सबसे पिछड़े हुए एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज फॉर अ स्ट्रॉन्गर एंड इंक्लूसिव इंडिया. Communities are a part of the stakeholder engagement process and project design. Methodologies such as desk research for situation analysis, participatory rural appraisal, need assessment, focus group discussion are taken up. हम गांव में गए हैं, गांव में लोगों की जरूरतों का ध्यान करके हमने वो आवश्यकताओं को उनका पूरा किया है. इसके लिए हमने किसकी हेल्प ली है? एनजीओस की, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की, इन सब की हेल्प ली है. समझ आ रही है बात? तो ये सारी की सारी सब कुछ इन ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का तरीका यही है कि आप ये देखो कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है. सिक्स्थ प्रिंसिपल, बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द एनवायरमेंट. रिलायंस ने क्या किया एनवायरमेंट के लिए? कवरेज ऑफ द पॉलिसी रिलेटिंग टू प्रिंसिपल 6 एंड इट्स एक्सटेंशन टू ग्रुप जॉइंट वेंचर्स, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर, एनजीओस. और लो जी, पैट साइकिलिंग की है हमने. ये देखो जी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेन पैट साइकिलिंग का मतलब होता है प्लास्टिक की रिसाइकलिंग. हमने आइडेंटिफाई किए हैं पोटेंशियल इन्वायरमेंटल रिस्क और उसको मिटिगेट करने का काम किया है. ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमने काम किया है. ये सब कुछ समझ आ रहा है? फिर बिजनेस व्हेन एंगेजिंग इन द इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी शुड डू सो इन अ मैनर दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट. अब पब्लिक इन्फ्लुएंसिंग के लिए इन्होंने क्या किया रिलायंस ने? आइए देखते हैं पब्लिक इन्फ्लुएंसेस के लिए क्या किया गया है. आइए लो जी, हाँ जी. Businesses when engage in the influencing the public and regulatory policy should do so in the responsible manner. क्या मतलब है? कहता है हमने पब्लिक के हितों को उठाया है इन डिफरेंट एसोसिएशंस के अंदर. रिलायंस कहता है वो कितना उठाया ये रिलायंस जाने, बट कहता है जी हमने उठाया है जब हम इन डिफरेंट फोरम के अंदर मेंबर बने, इन डिफरेंट फोरम्स के अंदर गए, तो हमने पब्लिक के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर उठाया है. लो जी, ये सारा बता रहा है कि हमने क्या क्या किया है. पब्लिक के इंटरेस्ट को, पब्लिक की बात तक पहुंचाने के लिए हमने क्या क्या किया है. तो ये है जी आपका टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंट 9 प्रिंसिपल्स ऑफ द बिजनेस रिपोर्टिंग. लो जी, अब हम आते हैं एक्टिविटीज और एक्सपेंडिचर विच शैल बी कंसीडर्ड एज सीएसआर. सीएसआर में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं. सीएसआर में क्या क्या आता है, आइएगा. एक्टिविटीज और एक्सपेंडिचर विच कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सीएसआर. सीएसआर में क्या क्या आता है? वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, अच्छा, एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशन ऑफ द लेबर एक्सेट्रा. क्या ये सीएसआर का पार्ट है? जी हां, ये आपके स्टडी मटेरियल के ही है ये सब. सीएसआर कुछ सोशल इश्यूज को टच करता है जिसमें वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज के लिए स्कूल खोले हैं, एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए स्कूल खोले, एम्प्लॉइज के लिए हॉस्पिटल खोले हैं. एग्जांपल देता हूं अशोक लेलैंड का. रुद्रपुर दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर पहाड़ों में, उत्तराखंड के पहाड़ों में जगह का नाम है रुद्रपुर. आप में से कईयों ने सुना होगा. एक जमाने में एक जगह मानी जाती थी पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए. जब तक कि यहां पर अशोक लेलैंड नाम की इंडिया की बहुत बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने कदम नहीं रखे थे. अशोक लेलैंड ने यहां अपनी फैक्ट्री बनाई, बट उसने देखा कि यहां पर मजदूर स्किल नहीं है, लेबर स्किल नहीं है. तो उसने कहा क्या किया कि भाई रादर देन परमानेंटली बाहर से लेबर लाने से अच्छा क्या है कि यहां की लेबर को ही स्ट्रांग किया जाए, स्किल्ड किया जाए. अब इसके लिए उन्होंने वहां पे स्कूल्स भी खोले, लेबर को भी ट्रेनिंग दी और लेबर के बच्चों को भी पढ़ने के लिए स्कूल दिए.
जब उन्होंने देखा कि इस छोटी सी जगह में इतना टैलेंट भारत में भरा पड़ा है, तो अब अशोक लेलैंड ने क्या किया, वहीं पर ही अशोक लेलैंड इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया। जो बच्चे पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे थे, उन बच्चों को इस कॉलेज में एडमिशन दिया गया, जो अशोक लेलैंड के स्कूल से निकले थे, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दे दिया गया। अब बच्चे क्या करते थे, सुबह से दोपहर तक पढ़ते थे और दोपहर से शाम तक वो फैक्ट्री में जाकर काम सीखते थे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही थी उनकी। दैट्स ग्रेट। अब हुआ क्या, आज के डेट में उस अशोक लेलैंड इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए बच्चे की डिमांड कुछ मामलों में आईआईटी इंजीनियर से भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आईआईटी इंजीनियर सुई से लेकर जहाज बनाना सीखता है, मगर अशोक लेलैंड से निकला हुआ बच्चा 5 साल तक केवल और केवल कमर्शियल व्हीकल पे ही काम करता है। तो इसकी स्पेशलाइजेशन बहुत बढ़ जाती है, जिसलिए यहां से पास आउट बच्चों की अच्छी खासी डिमांड है। बट पूरे से पूरे एरिया की रूपरेखा बदल के रख दी कंपनी ने। तो इज दिस अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस, द कंपनी इज कंप्लाइंग। तो अपने वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज करना, इंपावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन या इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशन ऑफ द लेबर, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एक्टिविटीज अंडरटेकन टू एड्रेस द इश्यूज लाइक हेल्थ, गांव में जाकर लोगों की तबीयत का ध्यान रखना, उनका चेकअप करवाना, न्यूट्रिशन, उन्हें पूरी खुराक दिलाना, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना, एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्या ये सब भी सीएसआर का पार्ट है? यस, इन सबको हम सस्टेनेबल एक्टिविटीज भी कहते हैं। फिर इसके अलावा कई सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि एक शेड्यूल 7 बना हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं, लाइक एजुकेशन, लाइक हर घर तिरंगा, लाइक प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। ये सारी के सारी एक्टिविटीज जो कि वहां पर दी गई हैं, अगर उन एक्टिविटीज के अंदर भी आप कंट्रीब्यूट करते हो तो वो भी सीएसआर एक्टिविटीज कहलाती है। तो ये वो खर्चे हैं या वो एक्टिविटीज हैं जो कि पार्ट ऑफ द सीएसआर है। ठीक है जी। इसके बाद कहता है कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि सीएसआर लगती हैं मगर वो सीएसआर का पार्ट नहीं मानी जाएंगी हमारे देश में। पहला, अगर मान लीजिए मैं एक दौड़ ऑर्गेनाइज कर रहा हूं गांव के अंदर, और मैं गरीब बच्चों को कहता हूं कि जो दौड़ेगा उसे बहुत सारी चॉकलेट्स ये वो दिया जाएगा, और हर बच्चे की टी शर्ट पे लिखा हुआ है पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब मेरा उद्देश्य क्या है? बच्चों को चॉकलेट देना शायद होगा, परंतु यहाँ पर तो मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट मेल नहीं करने आया हूँ। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट करना है तो सीएसआर का पार्ट नहीं बनोगे। कंप्लायंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर के कंप्लायंस के कारण अगर आप करते हो, फॉर एग्जांपल हमारा एक एक्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कहता है अगर आपने कहीं पर एक पेड़ काटा तो आपको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे। और अगर आपने मान लीजिए अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए 100 पेड़ काट दिए तो आपको 1000 पेड़ लगाने पड़ेंगे। वो जो 1000 पेड़ आपने लगाए वो अपनी इच्छा से नहीं लगाए, वो गवर्नमेंट के कंप्लायंस के कारण लगाए, वो इस गवर्नमेंट के कंप्लायंस के कारण लगाए हैं, तो इसलिए इसे सीएसआर का पार्ट नहीं माना जा सकता। फिर अगर आप ओनली एंड ओनली एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, बस और किसी के नहीं, फॉर एग्जांपल दिल्ली से अगेन 200 किलोमीटर दूर हरिद्वार से पहले एक जगह है बीएचईएल सिटी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जहां पर उन्होंने पूरा का पूरा शहर बसा रखा है। वहां के स्कूलों में केवल एम्प्लॉय के बच्चों को एडमिशन मिलता है, और वहां के हॉस्पिटल में केवल एम्प्लॉयज का चेकअप या एम्प्लॉयज की फैमिली का चेकअप होता है और किसी का नहीं। तो अब इसे भी मैं सीएसआर नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि आप समाज का भला नहीं, आप पार्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि केवल एम्प्लॉय का भला कर रहे हो। फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन किसी भी एंगल से सीएसआर नहीं है। फिर एनीथिंग डन टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी कोई भी ऐसा काम जिससे आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम, तो वो सीएसआर का काम नहीं कहलाएगा, सीएसआर एक्टिविटीज नहीं कहलाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात भी? हाँ जी। अगर मान लीजिए आप और मैं, हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलिए पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब क्या करने जा रही है, सीएसआर एक्टिविटीज को शुरू करने जा रही है। तो अब सबसे पहले मैंने आप सबको कहा कि भाई ढूंढ के लाओ कि काम कहां होना चाहिए। सबसे पहले तो हम वो एरिया ढूंढेंगे कि जहां पर काम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गांव में छोटी बच्चियों को एजुकेशन देने पर, तो सबसे पहले तो उस एरिया को ढूंढो, कॉल्ड एज थर्स्ट एरिया, कि जहां पर काम करने की जरूरत है। माइट बी एजुकेशन, माइट बी हेल्थ। देखो जी, उसके बाद देखो कि कौन सा प्रोजेक्ट यहां पर लगाया जा सकता है। क्या यहां पर हम प्राइमरी स्कूल लगा सकते हैं, या यहां पर हम हेल्थ कैंप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो इसमें कंपनी प्राइमरी स्कूल फाइंड करेगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स,
पे फॉर मील, बच्चों को खाना वगैरह अवेलेबल करवाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स एक्सेट्रा, ये काम किए जाएंगे। ठीक है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, अब जरूरी नहीं कि कंपनी ये काम करे। क्या कंपनी नॉर्मली रियल लाइफ में हमारे देश में काम कैसे करती है सीएसआर में? किसी एनजीओ के साथ मिलकर, और इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को अपन लोग कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो कंपनी कहता है इस काम के लिए एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक एनजीओ वगैरह से हाथ मिलाएगी, और अदर कंपनीज जो इस काम में लगी हुई हैं, अदर कंपनीज ये कौन सी होती है? सेक्शन 8 कंपनीज। अच्छा, कहता है मान लीजिए कंपनी अगर खुद नहीं कर पा रही तो बाकी और कंपनीज जो सेक्शन 8 कंपनी के रूप में लगी हुई हैं उनके साथ मिलकर ये काम करेगी। फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल पे काम करेगी। इस मॉडल के अंदर क्या होता है? एनजीओस प्लस वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन ये बीच में आएंगे और सरकार के मतलब सरकार के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। कुछ एनजीओज आगे आएंगे, कंपनीज एनजीओज को फंडिंग करेगी, फिर सरकारी संस्थाएं आगे आएंगी, और इस तरीके से तस्वीर बदली जाएगी पूरे के पूरे एरिया की। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी होती हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इनफैक्ट आजकल तो कुछ फॉरेन एजेंसीज तक अब भी यूज किया जा रहा है ताकि ईमानदारी से काम को किया जा सके। तो ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है, इनको पैसा कौन देता है? इनको पैसा कंपनी की तरफ से देते हैं, और इस तरीके से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के थ्रू भी सीएसआर किया जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट। किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है? तो मैं कह सकता हूं 2 तरीके हो सकते हैं इंप्लीमेंट करने के। एक हो सकता है, हाँ जी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट। हाँ जी, तो सीएसआर प्रोजेक्ट को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन का तरीका कब अपनाया जाता है? जब कंपनियों का ना सीएसआर का बहुत बड़ा बजट होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ है, तो 2000 करोड़ का 2%, भाई साहब मैं कह रहा हूं 40 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा बजट है। तो इस 40 करोड़ के बजट के लिए क्या आप डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं? यस। तो ये कौन सी कंपनियां करेंगी? जिनके पास ह्यूज बजट होगा, प्लस अपनी ह्यूज मैन पावर होगी, प्लस जिनका एक स्पेसिफिक सीएसआर डिपार्टमेंट होगा, वो खुद भी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनके पास ये तीनों में से ये तीनों चीजें नहीं हैं, वो क्या कर सकती हैं? किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के पास जा सकती हैं। अब जब ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी के पास जाती हैं तो क्या करती हैं? इवैल्यूएशन करेंगी प्रोजेक्ट का भी, प्लस चेक करेंगी क्या जिस एजेंसी को आप पैसा देने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने दान देना है, आप या तो 5000 रुपए खुद दे दो या मुझे दे दो, बट मुझे देने लगोगे तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? क्या ये दान सही जगह चलेगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं? तो मतलब आप मेरा भी वैल्यूएशन कर रहे हो। तो इसका मतलब जिस कंपनी को आप देने जा रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, बेनिफिशियरीज जो हैं उनका फीडबैक कि ये काम करती भी हैं या नहीं, या फिर इंटरव्यू ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं उन लोगों से मुलाकात भी करो। तो ये इनडायरेक्ट या थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कंपनीज को ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद डायरेक्ट के भी कुछ बेनिफिट हैं और लॉस भी हैं, और इनडायरेक्ट के कुछ बेनिफिट या लॉस भी हैं। ये तो सिंपल सा पोर्शन है, कर सकते हो, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। फिर प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या आ सकती हैं? प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं। ये भी ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, ये भी आराम से निकाला जा सकता है, खुद पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। उसके बाद हम आते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये। इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है समझना। मैंने कहा जी, मैंने एक गांव के अंदर एजुकेशन को पे बहुत जोर दिया। अब सवाल उठा, जब मैंने एजुकेशन पे जोर दिया तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा? जब अशोक लेलैंड ने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज या स्कूल खोला तो उसका इम्पैक्ट पड़ा। यस, वहां से बेहतरीन इंजीनियर निकल के आ रहे हैं, बेहतरीन क्लास ऑफ इंजीनियर निकल रहे हैं, बच्चे एजुकेट हो रहे हैं। इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल पड़ा, बिल्कुल पड़ा। तो इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि जो कंपनी ने सीएसआर में काम किया, उस सीएसआर में किए गए काम से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट असेसमेंट। कंपनी द्वारा किए गए समाज में के लिए किए गए काम का
समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस स्टडी को करना इज कॉल्ड एज इंपैक्ट असेसमेंट। अच्छा जी, क्या इंपैक्ट असेसमेंट सभी कंपनी के लिए कंपलसरी है? सेक्शन 135 में इससे रिलेटेड लॉ बना हुआ है, जो कि हमारे यहां पर हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट फिलहाल लॉ क्या कहता है मैं बता देता हूं। लॉ कहता है कि हर वो कंपनी जिसका सीएसआर का एवरेज बजट पिछले 3 साल का 10 करोड़ रुपए का है, 10 करोड़ मतलब जो समाज के लिए खर्चती है, उसके लिए कंपलसरी है इंपैक्ट असेसमेंट करना। इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर आप देखते हो कि जहां आपने खर्चा किया है इतना, उसका रिजल्ट क्या निकला है, ये इंपैक्ट असेसमेंट होता है। ठीक है ना। चले, कहता है जी सीएसआर प्रोडक्ट शुड हैव सम इंपैक्ट इन दैट इज सक्सेस इन रिलेशन टू द टारगेट। और ये जानने के लिए कि हमारे द्वारा किए गए काम का क्या इंपैक्ट हुआ, हम इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर क्या करते हैं, इशू फॉर कंसिडरेशन। अगर मान लीजिए आपने सीएसआर इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा करवाया है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, मतलब ये जो हम इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, इससे होगा क्या कि इफ बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द एक्शन प्लान, पॉलिसी रिव्यू, करेक्टिव एक्शन, ले देकर इंपैक्ट असेसमेंट हमारी मदद क्या करता है, एक्शन प्लान बनाने में मदद करता है अगर अभी तक का एक्शन प्लान सही नहीं रहा तो, पॉलिसी को रिव्यू करने में मदद करता है अगर अभी तक लग रहा है कि कुछ खास मदद नहीं मिल रही, और करेक्टिव एक्शन लेने में मदद करता है अगर लगता है कि अभी तक का एक्शन ठीक नहीं रहा है। इश्यूज फॉर कंसिडरेशन आइएगा। इश्यूज फॉर कंसिडरेशन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि इंपैक्ट असेसमेंट खास सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। पहला, इफ बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, क्या इंपैक्ट असेसमेंट, मैं इसको आपको यहां मेन डॉक्यूमेंट से करवाता हूं, आइएगा, ये समरी से नहीं, यहां से करवाता हूं। लो जी, क्या कहता है, कहता है इन ऑर्डर टू गेट द रियल पिक्चर इट इज द फॉलोइंग इश्यूज नीड कंसिडरेशन, यानी कि इंपैक्ट असेसमेंट प्रभावी रहे तो इसमें इन मुद्दों पर खास ध्यान देने की जरूरत है ताकि इंपैक्ट असेसमेंट प्रभावी रहे। पहला, इट शुड प्रेफरेबली बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, शायद कंपनी की स्पेशलाइजेशन नहीं होगी तो इसलिए इंडिपेंडेंट एजेंसी का सहयोग लिया जाना चाहिए। फोकस ऑन इंपैक्ट ओनली, मेन फोकस क्या होना चाहिए कि सही में समाज के, मतलब एक काम होता है ना फॉर्मेलिटी निभानी ना, फॉर्मेलिटी नहीं निभानी, उसको सही में इंपैक्ट दिखाने के लिए आपने काम करना है। डन इमीडिएटली आफ्टर द बेनिफिट गिवन, मतलब इंपैक्ट असेसमेंट कब होगा, काम होने से पहले या काम होने के बाद। ऑब्वियसली पहले काम कर लो, उसके बाद ही तो उसका, पहले एजुकेशन दे दो, उसके बाद ही तो उसका इंपैक्ट एनालिसिस करोगे। फिर शुड बी डेटा बेस्ड, मतलब एक्चुअल में डेटा बेस्ड होना चाहिए कि क्या फायदा हुआ है समाज को, तो वो ये कहना चाह रहा है। दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। ये क्या होता है, इसे ट्रिपल पी अप्रोच या ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच भी कहते हैं, जो कि इस बार भी पेपर में आया था, इस बार के पेपर का भी सवाल था। ये क्या कह रहा है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट मतलब हाँ जी, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बचपन से 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से चले आ रहा टॉपिक है, जिसका मतलब हमें बताया भी जाता है कि करंट जनरेशन को चाहिए कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को इतना मत खत्म कर दे कि फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्सेज मिले ही ना, चाहे वो कोल हो, चाहे वो नेचुरल गैसेस हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, इतना मत खत्म करो कि वो मिल ही ना पाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट को किस तरीके से अकाउंटिंग में यूज किया जाता है, ट्रिपल डाउन अप्रोच या फिर 3P अप्रोच के नाम से, इसे ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच भी कहते हैं। कहता जी 3 फैक्टर हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट के। एक है इकोनॉमिक फैक्टर जिसे हम प्रॉफिट अप्रोच भी कहते हैं, एक है एनवायरमेंटल फैक्टर जिसे हम प्लैनेट अप्रोच भी कहते हैं, और एक है सोशल फैक्टर जिसे हम पीपल अप्रोच भी कहते हैं।
सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अंदर, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर इन 3 फैक्टर्स को ध्यान दिया जाता है। पहला क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर, इसे हम प्रॉफिट अप्रोच भी कहते हैं। अच्छा, कहता है करंट डिसीजन नॉट टू इंपेयर, मतलब नुकसान पहुंचाना, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंप्रूविंग द फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड। आपके वर्तमान के डिसीजन ऐसे नहीं होने चाहिए, इतने प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए कि जिससे भविष्य के लिए कुछ बचे ही ना, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंप्रूविंग फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड खत्म ही हो जाए। आपके करंट डिसीजन किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाएं भविष्य के जीवन पर, भविष्य के लोगों के नेचुरल रिसोर्सेस के यूसेज पर। ऐसे करंट डिसीजन नहीं होने चाहिए। तो प्रॉफिट अप्रोच। फिर आता है प्लैनेट अप्रोच। कहता है जी स्केयर नेचुरल रिसोर्सेस, इनको प्रिजर्व किया जाना जरूरी है फ्यूचर के लिए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो। जो इंडस्ट्रीज एनवायरमेंट को डैमेज करती हैं उनको अवॉइड किया जाना जरूरी है। यह है प्लैनेट अप्रोच। फिर आती है पीपल अप्रोच, जो कहती है इंडस्ट्री शुड नॉट डैमेज द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। आज एक बात तो हैरानी की है, मैं पहले देखता था हमारे टाइम पे 2004 में जब हम प्रोफेशनल बन के बाहर निकले थे तो क्या होता था, कंपनियां आपको मेडिकल इंश्योरेंस देती थी। मैंने तो छोटी से छोटी कंपनी में भी सुना मेडिकल इंश्योरेंस मिलता था और ईसॉप्स भी मिलता था। मैं येस बैंक का एग्जांपल दूं, येस बैंक एंट्री लेवल पे ही आपको हजारों ईसॉप्स दे देता था अपने। अब मैं आता हूं आज की डेट में, आज की डेट में आ जाओ। मुझे नहीं पता आज की डेट में कोई भी कंपनी जो पहली बात तो एंट्री लेवल पे ईसॉप्स दे दे, और दूसरी बात कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी मतलब ऐसी छोटी मोटी कंपनी जो कि मेडिकल इंश्योरेंस दे रही हो। मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है केवल एम्प्लॉय के लिए, कुछ कंपनियां दे रही हैं एम्प्लॉय की न्यूक्लियर फैमिली के लिए, बट ज्वाइंट फैमिली के लिए नहीं। हमारे टाइम पे पूरी ज्वाइंट फैमिली के लिए, माता पिता तक के लिए मिलता था। इनफैक्ट मेरी वाइफ के माता पिता के लिए भी था और मेरे माता पिता के लिए भी था। ऐसा इंश्योरेंस था, आईसीआईसीआई बैंक मुझे देता था। कमाल है। आज की डेट में कहीं ना कहीं हम पीपल अप्रोच से छूटते से जा रहे हैं, जबकि ये कहता है कि आप एम्प्लॉयज के हितों का भी ध्यान रखोगे, उनके सोशल सिक्योरिटी, उनके वेलफेयर का ध्यान रखोगे। टेल लेने गए आज की डेट में तो कहीं ना कहीं हम इतने लालची टाइप होते जा रहे हैं। फिलहाल ये थी हमारी ट्रिपल पी अप्रोच, या चलिए बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है जी, क्या बेनिफिट है? प्रेजेंट की जरूरतों को तो पूरा करोगे ही करोगे। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ला रहे हैं, क्या है ये? उसी का ही तो ये पता है वर्ल्ड में एक वर्ल्ड कार्बन कांग्रेस एक अनाउंस की गई अमेरिका के द्वारा। जान के तुम हैरान रह जाओगे कि संसार में चलता क्या है, ये इन देशों की गुंडागर्दी किस लेवल की है। अमेरिका बहुत टेंशन में था। आज से 5 या 6 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2016 की। अमेरिका बहुत टेंशन में था, पूरे संसार में जाके भारत की कंप्लेन कर रहा था, चाइना की कंप्लेन कर रहा था अमेरिका। अभी मैं डेटा सुनाऊंगा तो तुम हैरान रह जाओगे। वो कह रहा था ये 2 देश जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि इनमें इतना कार्बन इमिशन होता है। अब आप सोच रहे होगे भाई ग्रोइंग इकोनॉमी है तो करते होंगे खैर। अच्छा, अब डेटा सुन लेना। चाइना में वर्ल्ड का कार्बन इमिशन होता है, जो कार्बन निकलता है चाइना में 13%, 13%। इंडिया में निकलता था 4%, जो कि ग्रो हुआ था 3% से 4%। ऐसे चाइना में भी ग्रो हुआ था 9 से 13%। नाउ व्हाट अबाउट अमेरिका? अमेरिका में कार्बन एमिशन था पूरे वर्ल्ड का 54%। बट वो ऐसे चौड़ा होके इसलिए पूरे संसार में घूम रहा था, वो कह रहा था हमारा 57% से 54% पे आ गया है। ये 2 वर्ल्ड इकोनॉमीज नुकसान पहुंचा रही है वर्ल्ड को, और उसके लिए पूरे वर्ल्ड में उसने कांग्रेस बुला डाली। पूरे के पूरे एक सेशन हुआ जहां पे कहा गया कि ये 2 देश जिम्मेदार हैं पूरी वर्ल्ड में। और हमने कहा, ओए चाइना ने भी कहा, इंडिया ने भी कहा, ओ भाई ओ क्या कर रहा है तू, अपना परसेंटेज देख वर्ल्ड कार्बन इमिशन में। बट इंडिया ने फिर भी कहा कि हम अगले 5 साल में मैनेज कर लेंगे पूरा का पूरा कार्बन एमिशन।
और भारत वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री बना जिसने 5 साल का टारगेट 2 साल में अचीव करके दे दिया। 2018 से कार्बन एमिशन का टारगेट हमने अचीव कर लिया। आज की डेट में जो हमने टारगेट उन्हें दिया था, आज की डेट में हम बस वही कर रहे हैं। मतलब हमने वही का वही कार्बन एमिशन को रोक दिया, क्योंकि हमने इतने ग्रीन एनर्जी पे चले गए हैं, इतना हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले गए हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हमारी तरफ से संसार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब वैसे भी संसार को इस तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम कम आ रही है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड अभी भी रिसेशन चल रहा है, जो कि कोरोना मारा है उसने चाइना ने, वो अभी तक भी निकल नहीं पा रहे। हे भगवान, मतलब ईश्वर बस इस संसार को बचा के रखे, यही कहूंगा। अभी एक बीमारी खत्म नहीं की, नालायकों ने दूसरी बीमारी पैदा कर दी। आप सुन रहे होंगे आजकल चाइना में भयंकर तरीके की बीमारी दूसरी फैला डाली है। नालायक ने पता नहीं क्या खाते हैं, क्या खाते हैं ये लोग। चलिए, नरिशिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट का ध्यान रखना और फ्यूचर जनरेशन को लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल कराना, दिस इज कॉल्ड बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑन आवर प्लेनेट। अबे पेड़ काट दोगे तो क्या होगा? दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? सांस लेना मुश्किल हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही हैं दिल्ली के अंदर, सांस संबंधित, दमा संबंधित तकलीफें हो रही हैं। ये इसी का नतीजा है जो दिल्ली में हम लोग गैस चैम्बर के अंदर, भाई साहब कनाडा के अंदर, कनाडा में वैनकूवर के अंदर एक बार एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया था 30, लोग सड़क पे उतर आए थे। आओ दिल्ली में देखो। हमारे यहां पर अभी जहां हम रहते हैं ना, उसके बिल्कुल विद इन 500 मीटर्स पे आनंद विहार है। 500 मीटर ज्यादा बोल दिया, 300 मीटर होगा, आनंद विहार है, जहां पर AQI अभी 10 दिन पहले था 990, 990। कल्पना कर सकते हो? हमारे एरिया में तो उस टाइम था 750। क्या कल्पना की जा सकती है इस चीज की कि हम लोग कहां रह रहे हैं? ये देखो जी, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के तरीके हैं जो हमने किया है। इट कैन अप्लाई टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस शुड बी सस्टेनेबल, एल्स दे विल सीज टू बी एबल टू कम्पीट। मतलब आज की डेट में आज की डेट में यूएई या अरब कंट्रीज जो है ना, मोहम्मद बिन सलमान है ना जो यूएई में, वो पहचान गया इस चीज को कि यूएई ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो इतने रॉयल बने, इतने रॉयल बने, किस लिए रॉयल बने? वो द ओनली रीजन इज कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस, पेट्रोल, डीजल, ये है, कच्चा तेल है उनके पास। बट उनको पता है कि अगले 5-10 साल में वर्ल्ड की जरूरत कच्चे तेल की खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अब दुबई ने नई चीज शुरू की, टूरिज्म। अब वो उसे टूरिज्म कंट्री बनाने जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान इस बारे में बहुत शानदार है। तो वही कोई भी बिजनेस जो कि नेचुरल रिसोर्सेस को धड़ल्ले से यूज करेगा या कंट्री, वो खत्म हो जाएगी। आगे, कंपनी कैन जनरेट हायर सेविंग एंड हाई परफॉर्मेंस बाय यूजिंग द प्लानिंग कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन सस्टेनेबल वैल्यू। हाई सेविंग, ऑब्वियसली अब ये कार्स, जो अभी टेस्ला की कार भी अब इंडिया आ रही है अगले साल, ऑब्वियसली आपके पर किलोमीटर जो कॉस्ट है रनिंग, वो सब्सटेंशियली लो होने वाली है। जहां आज की डेट में 5-6 रुपए पर किलोमीटर पड़ रहा है, वो सब्सटेंशियली लो होकर मुश्किल से 1 रुपए से भी नीचे आ जाएगा। ये और बात है कि अभी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अभी R&D पे चल रहा है काम, बट कहीं ना कहीं फायदा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों का। बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, हाँ जी, ये जो अभी मैंने रिलायंस की रिपोर्ट आपको दिखाई थी, ये क्या थी? ये सस्टेनेबल रिपोर्टिंग थी। आपने समाज के लिए क्या किया है? जब ये बातें आप समाज को बताते हो, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। ठीक है ना? Most companies in the world are reporting their ESG profile in line with the global parameters. हमारे यहां भी पैरामीटर्स बने हुए, वो जो 9 प्रिंसिपल हैं, वही के वही। फिर कहता है जी, ESG रेटिंग विल गिव अ मैसेज टू द आउटसाइडर स्टेक होल्डर अबाउट द एंटिटी। अब रिलायंस की रिपोर्ट पढ़ के मुझे ईमानदारी से बताना कि आपकी नजरों में रिलायंस के प्रति इज्जत बढ़ी कि नहीं। तो वही तो सेबी ने भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट को चेंज किया
और बिजनेस रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट नाम का कॉन्सेप्ट सेबी लेके आया। यही तो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सेबी ने भी इस कल्चर को अपनाया, ये कहता है। अच्छा, इट सीक डिस्क्लोजर फ्रॉम द लिस्टेड एंटिटी ऑन द परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। ये लिस्टेड कंपनी से मांगता है कि बताइए आपने बिजनेस के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्या क्या काम किए हैं। वो जो 9 प्रिंसिपल है ना, वो यहां लिखने की तो जरूरत नहीं, बट फिर वो कहता है कि हाँ जी कि ये सब, इन सब के ऊपर डिस्क्लोजर मांगता है बिजनेस की तरफ से, ताकि समाज जान पाए कि आपने क्या किया है। और पर्पस क्या है डिस्क्लोजर का? ताकि लोग कंपेयर कर सकें कि कंपनी ने क्या किया है एज कंपेयर टू अदर बाकी कंपनी। एक बड़ा एक जबरदस्त कल्चर यूएस के और यूरोप के अंदर चलता है, हमारे यहां नहीं आया, मैं अभी अब बताता हूं। हमारे यहां पर प्रोडक्ट पे लिखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, ये लिखा जाता है। फिर लेटर ऑन आया कि उसके इंग्रेडिएंट भी लिखने होंगे, अगर मेडिसिन वगैरह है तो इंग्रेडिएंट भी लिखने पड़ेंगे कि किन किन चीजों से मिलकर बना है। बट यूएस के अंदर एक और चीज प्रोडक्ट के ऊपर लिखी जाती है, जो है इन्वायरमेंटल कॉस्ट। इन्वायरमेंटल कॉस्ट में बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट की वजह से इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा है, और वहां का समाज सबसे बेस्ट है इसमें स्वीडन। वहां का समाज किसी प्रोडक्ट को खरीदते हुए ये जरूर देखता है कि जो प्रोडक्ट मैं लेने जा रहा हूं उसने इसकी मैन्युफैक्चरिंग में समाज को कितना नुकसान हुआ है, कितनी बेहतरीन चीज है। और कंज्यूमर का पैटर्न चेंज है वहां पर, कि अगर किसी चीज ने समाज को नुकसान किया है, एनवायरमेंट का नुकसान किया है, तो कंज्यूमर उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। क्या बेहतरीन चीज है, सोच के देखो। ये होता है यूरोपियन कंट्री और यूएस के अंदर। तो पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर क्या है? पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर कहता है इट फैसिलिटेट द कंपैरिजन विद द सिमिलर एंटिटी बाय द थर्ड पार्टी, ताकि लोग कंज्यूमर आपको कंपेयर कर सकें कि आपने कितना नुकसान पहुंचाया, सामने वाले ने कितना नुकसान पहुंचाया। फिर एंगेजमेंट विद द स्टेक होल्डर। थर्ड, कॉर्पोरेट नीड टू लुक बियॉन्ड द फाइनेंशियल्स फॉर द इफेक्टिव सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। मतलब अब केवल आप प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप सोसाइटी और एनवायरमेंट की तरफ भी ध्यान दे रहे हो। तो ये था जी हमारा पूरे का पूरा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कल का दिन मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस और करवाऊंगा, ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म हो जाए कल का दिन। और हमारे पास कल तक का समय है लाइव क्लासेस के लिए, तो कल आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैराथन 2 आपका संडे इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा। मैराथन 2 के अंदर आपके डायरेक्टर्स वगैरह के चैप्टर वगैरह सारे खत्म हो जाएंगे। फिर मैराथन 3 के अंदर आपके चैप्टर्स लाइक डिविडेंड, लाइक डिपॉजिट्स, आपके चैप्टर्स लाइक PMLA, कंपटीशन एक्ट, ये सब होंगे। तो लगातार चलता रहेगा ये रिवीजन। अब मैं दिसंबर के एंड तक लगातार चलाता रहूंगा, सो डोंट वरी। अब आपको एक काम करना है सभी के सभी बच्चों को, वो क्या? मैं आपको एक टेलीग्राम आईडी दे रहा हूं, इस टेलीग्राम आईडी पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए फटाफट। CMA फाइनल बाय अमित पोपली, इस पे ज्वाइन कर लीजिए। और CMA फाइनल बाय अमित पोपली ज्वाइन कर लो। और अब लगातार रिवीजन क्लास चलती रहेगी, चाहे डेली बेसिस पे 1 घंटे की चले, क्लास चलती रहेगी। ठीक है, दिसंबर तक आपके एग्जाम तक क्लास चलती रहेगी, सो डोंट वरी। CMA फाइनल बाय अमित पोपली, प्लीज ज्वाइन इट। इस चैनल को ज्वाइन कर लो, जिस पे आपको लिंक वगैरह मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू।
बाय बाय। कल मिलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कल खत्म करेंगे। बाय बाय।